अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सन नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में BSN के 2026 में जो टेस्ट हुआ है STS का, उसको यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसकी केमिस्ट्री और इंग्लिश के पोर्शंस, तो वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने BSN का टेस्ट दे दिया है तो वो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर्स चेक कर लें, और जो स्टूडेंट्स बाद में BSN का टेस्ट देना चाहते हैं तो वो देख लें किस तरह के क्वेश्चन जो है 2026 में आए हैं। ठीक है, और अगर आप तमाम स्टूडेंट्स को BS के गुज़िश्ता 5-10 सालों के पास पेपर्स रिक्वायर हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं BSN के पास्ट पेपर और टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो BSN का टेस्ट है, इसको अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको जो है वो 30,000 स्टाइपेंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें दिया जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसके लिए ट्राई करते हैं BSN के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केमिस्ट्री के पोर्शन को उसमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री के हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर? तो केमिस्ट्री के हमारे पास टोटल देयर आर 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 सवाल आते हैं जो यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड डैश। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारे पास बी ऑप्शन हो गया। तो वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम पढ़ते हैं किस तरह से जो है वो इंटर कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी में, तो उसे हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रो ECS। ECS और यहाँ पर हमारे पास है दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। दे हैव स्ट्रॉन्गर टू लॉस इलेक्ट्रॉन देन हाइड्रोजन। इन दिस स्टेटमेंट हाइड्रोजन बिहेव्स एज डैश। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे जिंक है और नीचे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो जिंक के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास है ये हमारे पास कितनी है? माइनस का 0.76 वोल्ट। इसी के मुकाबले में हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर 0 वोल्ट रहता है। अब चूंकि जिंक आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, दैट्स वाई ये हमारे पास एज एन एनोड इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ कैथोड हम लोग यूज कर सकते हैं इस केस में। ठीक है, अगर जिंक और हाइड्रोजन का एक सेल बनाया जाए तो सूरत में हाइड्रोजन एज अ कैथोड यूज होगा। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कैथोड। क्वेश्चन 3 है विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। ये हमारे पास रिएक्शन एक दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ दिस इज फ्रॉम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक रिएक्शन है जो एक एक्सोथर्मिक चेंज है जिसमें डेल्टा H -94 किलो जूल पर मोल आ रहा है। इट मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो क्या कह रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इस इक्वेशन के बारे में? पहला है द वैल्यू ऑफ Kp फॉल विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो Kp क्या हमारे पास होता है? Kp इज एक्चुअली व्हाट? Kp is actually the concentration of product upon concentration of reactant। तो जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे फॉल विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो Kp भी इंक्रीज करेगा। तो ए ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ Kp फॉल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। चूंकि एक्सोथर्मिक चेंज है तो यहाँ जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर यहाँ, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन चूंकि बैकवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पर ज्यादा होगा। तो Kp की ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पर फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। सी ऑप्शन है एडिंग कैटलिस्ट इंक्रीज द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ SO3। कैटलिस्ट ऐड करने से कभी भी यील्ड पर फर्क नहीं पड़ता। डी है द वैल्यू ऑफ Kp इज इक्वल टू QC। यहाँ QC या रिएक्शन क्वोशिएंट के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात यहाँ नहीं कर रहे। तो QC होता है हमारे पास दिस इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन क्वोशिएंट। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स शो बिलो आर एरोमेटिक। इसमें से एरोमेटिक हमारे पास कौन सा है? तो पहला जो मॉलिक्यूल हमारे पास है दिस इज कॉल्ड नैप्थलीन। और नैप्थलीन जो हमारे पास होता है ये हमारे पास कैसा होता है? दिस इज एरोमेटिक। तो फर्स्ट एरोमेटिक है। सेकंड कंपाउंड हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है,
अच्छा, आपको पता है एरोमेटिक होने के लिए जरूरी क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो हकल्स रूल को फॉलो करे। अब हकल्स रूल क्या कहता है कि हर एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहां देखिए, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो दो चार, दो छह, दो आठ हो गए। उसके बाद दो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होंगे जो उसके लोन पेयर से होंगे। तो n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो ये 4 × 2 + 2, तो ये 10 आ जाएंगे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सेकंड कंपाउंड में हमारे पास कैसा हो गया बेटा, एरोमेटिक हो गया। थर्ड में आप देखेंगे तो 2 2 2 2, ये हमारे पास टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि हकल्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये थर्ड कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, बिकॉज ये हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, 1 and 2। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं इसके अंदर तो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 ये दो हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास है। अब यहां पर 1 ओनली है। अच्छा सॉरी, यहां पर इसमें देखा जाए तो 1 2 and 3, 1 and 3, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड में भी हमारे पास 2 2 4 जो थे, 2 8 ही आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड वाला भी नॉन एरोमेटिक है। तो हमारे सिर्फ कंपाउंड 1, फर्स्ट कंपाउंड जो नैप्थलीन है वो हमारा बस एरोमेटिक है। ए ऑप्शन हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन 5 है, विच रिएक्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द केपी इज लेस देन केसी। केपी लेस देन केसी कब होगा, जब हमारे पास प्रोडक्ट कम होगा किससे, रिएक्टेंट से। अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कम किस में है, अब यहाँ देखें तो 3 है और यहाँ पर 5 है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो ए नहीं होगा। बी में भी प्रोडक्ट, तो अच्छा बी में दोनों बराबर है तो बी भी नहीं होगा। सी में प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ केपी लेस देन केसी आ जाएगा। छठा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ डैश। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है, बिकॉज आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। सेवंथ, आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो नंबरिंग हम यहाँ राइट साइड से कर लेंगे, 1 2 3 4 5। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 1। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा 3 पेंटीन 1 आइन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 पेंटीन 1 आइन। क्वेश्चन 8 है, अ कैटलिस्ट इज स्पीशीज व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट डैश। इंक्रीज कैसे करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ए ऑप्शन हो जाएगा। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज टू मेक बेसिक बफर। अब बेसिक बफर कब बनता है, जब हम क्या यूज करते हैं, वीक बेस के साथ मिलाते हैं एक एसिडिक सॉल्ट, तो बेसिक बफर बनता है। तो वीक बेस यहां देखेंगे तो वीक बेस तो यहां पर कहीं पे यस वीक बेस है, लेकिन एसिडिक सॉल्ट यहां पर कहीं पे भी नहीं है। तो डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी बेसिक बफर नहीं बना रहा। क्वेश्चन 10 है, हाउ विल द इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ एडिशनल नाइट्रोजन इज एडेड। अगर नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा आप ऐड करेंगे तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो मोर अमोनिया गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। डी ऑप्शन हो जाएगा। 11th है, द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट with hydrochloric acid is given as this. If during an experiment 50 gram of CaCO3 is reacted with excess of hydrochloric acid, 14.52 gram of CO2 is liberated. Calculate the theoretical and percentage yield of CO2 gas. अब बेटा क्या कह रहे हैं भाई, ये स्टेशियोमेट्री से सवाल आया है, एक इक्वेशन लिख रहे हैं हम यहां पर। अगर यहां पर आप देखें तो 100 ग्राम से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो 44 ग्राम बन रहा है। अब 50 ग्राम से कितना बनेगा, थ्योरेटिकल यील्ड तो ये आ रही है कि हमारा 22 ग्राम बनेगा। अब परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड चूंकि हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड आई है, थ्योरेटिकल यील्ड्स को डिवाइड करेंगे, बल्कि सॉरी जो हमारे पास जो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल यील्ड है
वो 14.52 है। 14.52 को डिवाइड किया जाएगा 22 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स चेक द आंसर। दैट्स 14.52 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 100, या देखिए 66%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 द फैट सॉल्युबल विटामिन इज डैश। देखिए बेटा, विटामिन के अंदर याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी ये हमारे पास क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। बाकी उसके अलावा सारे विटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं। तो देखिए विटामिन B12 विटामिन बी की टाइप है, नियासिन, थायामाइन, ये सारी हमारे पास विटामिन बी है। जैसा थायामाइन हमारे पास विटामिन B1 को कहते हैं, नियासिन आई थिंक विटामिन B6 को कहते हैं। तो हमारे विटामिन ए जो हमारे पास होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। इसी का हम लोग केमिकल नेम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रेटिनॉल। क्वेश्चन 13 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है बेटा, देख लें। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट रिंग के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ डी ऑप्शन में देखिए नाइट्रोजन रिंग के अंदर मौजूद है, तो ये हमारा इंडोल नाम से जो कंपाउंड है ये हेट्रोसाइक्लिक है। 14 द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, बी ऑप्शन। 15th electronic configuration of M+2 ion is this and its atomic weight is this. The number of neutron in the nucleus are dash. न्यूट्रॉन निकालने फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर है हमारे पास 56 है, एटॉमिक वेट। उसके बाद प्रोटॉन्स की तादाद यहां पर कितनी होगी बेटा, देखो वैसे तो M+2 ion की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दी जा रही है 14 + 2 + 8, मतलब 8 2 16, 16 और 14। वैसे 16 और 14 हमारे पास कितने हो गए भाई, 6 4 10 हो गए, 30 30 हो गए। M+2 आयन है, इसके मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे हमारे पास निकला हुआ है, तो प्रोटॉन की तादाद इसके अंदर कितनी होगी, 32 हो जाएगी। तो 56 में से 32 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, दैट इज 56 - 32। ये 24 आंसर हमारे पास करेक्ट हो गया, सॉरी 24। ओके, लेट्स चेक, दोबारा से हम चेक करते हैं, शायद यहाँ कुछ चेंजिंग है। एटॉमिक वेट हमारे पास इसका 56 है, माइनस करेंगे A - Z, Z से माइनस करेंगे तो हमारा अब Z कितना आएगा, तो ये हमारे पास 14 + 8 + 2, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, तो 8 2 10 हो गया ना भाई, तो 14 + 20, तो ये हमारे पास 10 24 हो गया ना हमारे पास, ये 22 है, तो 22 से माइनस करना पड़ेगा 56 - 22, ये 34 आ जाएगा, क्योंकि +2 चार्ज है। ये हमारे पास 14 + 8 = 10 24 हो गया, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हमने निकाला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे उसके अंदर दोबारा। ठीक है, तो प्रोटॉन इसमें मतलब 2 ज्यादा होंगे, तो ये 26 से हम माइनस करेंगे, दिस विल बी 56 - 26, 30 आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, डी ऑप्शन ये 30 करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने मास नंबर ये जो हमें जो 56 दिया था वो ए था, और ये जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे में अगर हम +2 और कर देंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा Z। ठीक है, 16 है, इन एडिशन ऑफ HCl टू दिस कंपाउंड विच वन विल बी एडेड फर्स्ट। अब चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, इथीन है ये, अल्कीन है ये, सॉरी, तो H+ और तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, पहले अटैक करेगा, तो H+ पहले अटैक करेगा। अब H+ यहां पर कौन सा है, ये A या C में से कोई एक है, मान लेते हैं कि ये अगर H+ है तो ये A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 है, टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन ऑलवेज रिमेन सेम रिगार्डलेस ऑफ द मैनर इन विच रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये हमारा हेसेस लॉ का की स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन। 18 है, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट एंटीमनी इज डैश। एंटीमनी का सिंबल डी होता है, एसबी। एसबी वैसे तो स्टीबिना में, लैटिन लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में एंटीमनी कहते हैं। ये ग्रुप 5A का एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 19th है, इन 1935 जेम्स चैडविक वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ डैश, क्योंकि उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। 20 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr in Na2CrO4 Cr2O7, सोडियम का +2 हो गया, ऑक्सीजन का -14 हो गया, तो ये Cr2 का +6 हमारे पास निकल कर आ गया, बी ऑप्शन हमारे पास प्लस का
6 आ जाएगा। ये बेटा सारे क्वेश्चंस हमारे पास हो गए, किसके, केमिस्ट्री के हो गए। इसके बाद बेटा ये बायोलॉजी सेक्शन है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मुझे लाजमी व्हाट्सएप करें, आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ। ये उसके बाद हमारे पास ये बायोलॉजी के चल रहे हैं पेपर्स, ये फिर इंग्लिश स्टार्ट होगी। इंग्लिश में मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इंग्लिश और केमिस्ट्री यही दो सब्जेक्ट है जिसको मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ तमाम तरह के एंटी टेस्ट के अंदर। तो 61 है, तो ये क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर चॉइसेस। ओके, 61 इट इज अ प्लेजर टू डू अ बिजनेस विद सच डैश एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अब एफिशिएंट ई से आ रहा है, ये हमारे पास चूंकि वाउल है और एफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हमारे पास ए या एन आना चाहिए। तो चूंकि वाउल साउंड दे रहा है तो एन आ जाएगा यहाँ पर, सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। 62 ही रिसीव प्लेंटी ऑफ डैश फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ स्पेक्टिकल होगा। देखो स्पेक्टिकल्स का मतलब तो एनक होते हैं, लेकिन एनक का मायना तो नहीं आएगा। यहाँ पर स्पेक्टिकल होगा, मतलब ताद तहसीन, इसको हम कह सकते हैं स्पेक्टिकल। 63 डैश आउट ऑफ हेयर इट इज गेटिंग सफोकेटेड। ये हो जाएगा लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर मतलब आओ यहां से बाहर निकले। 64 है डैश फ्रॉम द कैंपेन्स हैव बीन यूज्ड टू बाय मेडिकल सप्लाईज फूड एंड एजुकेशनल मटेरियल। अच्छा, जब किसी कैंपेन से जब कोई रकम कमाई जाती है तो उसको हम लोग प्रोसीड कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम द कैंपेन्स। फिर ये आगे उस तरह चलेगा। 65 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब फिलीपींस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7,000 आइलैंड। अब फिलीपींस जिस कंट्री के नाम के आखिर में एस आता है उससे पहले दी लगाते हैं, तो ए और बी तो गलत हो गया। अब दी फिलीपींस, अब दी फिलीपींस चूंकि हमारे पास ये प्लूरल सेंस देता है इसलिए कंसिस्ट नहीं लगेगा, कंसिस्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। द फिलीपींस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7,000 आइलैंड्स। उसके बाद जो है वो मोस्ट सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम्स ढूंढने। 66 है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब क्या होता है, मुश्किलात, परेशानियां। उसका हो जाएगा डी ऑप्शन, सफरिंग। 67 है रैकेट। रैकेट मतलब होते हैं तबाह हाल या तबाहशुदा। उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, रुइंड। 68 है मेडिटेटिव। मतलब मेडिटेटिव का मतलब होता है सोचो विचार वाला, सोचो विचार वाला, तो इसका हो जाएगा थॉटफुल, मेडिटेटिव का। अनएम्बिगियस, एनएम्बिगियस का मतलब होता है वाजे, वो चीज बिल्कुल वाजे हो, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉटिंग एरर आ रहा है। 70 है मिस्टर अहमद इज टू ओल्ड टू वर्क नाउ। अब ये जो टी ओ डबल ओ टू आएगा हमारे पास, तो ये डी ऑप्शन में हमारे पास गलती आ गई, क्योंकि टू टी डब्ल्यू के साथ सिंगल टी ओ टू आता है। 71 in Maxwell days no instruments had been made which could register the greatly enormous long waves of electricity। यहाँ greatly नहीं होगा, यहाँ पर हम सिंपल क्या लगाएंगे, great लगाएंगे, तो डी ऑप्शन में गलती आ गई, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहे होगे इस एडवर्ब को जो एनॉर्मसली है। उसके बाद ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एज एनालॉजी। इसको एनालॉजी कहा जाता है, जैसे लाइट इज टू ब्लाइंड, मतलब लाइट इज टू ब्लाइंड मतलब लाइट वो चीज है जो ब्लाइंड शख्स नहीं देख सकता, तो ये हो जाएगा हमारा। साउंड इज टू टंग, ये तो नहीं हो सकता कि लाइट डिटेक्ट करता, लाइट नहीं डिटेक्ट कर सकता ब्लाइंड बंदा, ठीक है। तो वॉइस नहीं डिटेक्ट कर सकता, वाइब्रेशन, डी भी हटा दो, ए भी हटा दो। अब गया बी और सी, स्पीच इज टू डम्प या लैंग्वेज इज टू डेफ, ठीक है। मतलब ब्लाइंड जो है वो उसके पास लाइट नहीं होती, और डम के पास स्पीच नहीं होता, डेफ के पास लैंग्वेज नहीं होती। ऐसी बात तो नहीं है डम के पास स्पीच नहीं होती, सी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन बहरे इंसान के पास भी कोई ना कोई जबान हो सकती है। 73 कर्नल इज टू नट। नट के अंदर कर्नल होता है, तो इसी तरह से सी ऑप्शन हो जाएगा। यॉक इज टू एग, मतलब जो जर्दी होती है वो अंडे के अंदर होती है, उसी तरह से ये एनालॉजी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अपोजिट्स बताने हैं। 74 एमसीक्यूज है कंसाइज। कंसाइज के मतलब होते हैं कंसाइज, ठीक है। अब ये इसका क्या हो जाएगा, कह रहे कि भाई लेंथी, शॉर्ट, ब्रीफ, टू द पॉइंट। कंसाइज मतलब होता है मुख्तसर, अब इसका उलट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, लेंथी। ब्रीफ, शॉर्ट, टू द पॉइंट, इन सब का मतलब कंसाइज के मायने में ही आता है। 75 है इंटरप्शन। इंटरप्शन का अपोजिट बताना है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूटी।
चूंकि इंटरप्शन का मतलब होता है मदाखलत, तो इसका उलट क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूटी, कोई चीज जारी रहे। 70 से नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी कोई चीज अगर हो, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सिग्निफिकेंट, जिसको नोट किया जा सके इतना ज्यादा हो। उसके बाद करेक्टली स्पेल वर्ड देखना मिसिलेनियस का, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मिसिलेनियस, सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट वर्ड ऑफ मिसिलेनियस। 78 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो इन चारों में से जीन्स जो है वो उसका वर्ब प्लूरल आता है, जैसे जीन्स आर न्यू, इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद पैसेज है, उसके दो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। पैसेज क्या, उसको रीड आउट करना पड़ेगा। However, it must be recognized that science has its limitations. Its methods apply only to those things which can be observed, measured, and treated mathematically. It has nothing to do with values save those of truth and accuracy. It has nothing to do with happiness, goodness, beauty, courage, adventure, justice, altruism, friendship, love of family, love of country. Yet all these values enter into a man's conception of what is good personal life within a good society. It is possible for honest and intelligent men to differ profoundly on the nature of these values and their respective degrees of importance. Hence, the contrast between the modern world's command of material things and its tragic failure to organize a harmonious world society. बेटा ये तो वैसे तो ये पैसेज अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट ईयर की जो ओल्ड बुक थी, पुरानी बुक, उसमें एक चैप्टर हमारे पास हुआ करता था साइंस एंड सोसाइटी के नाम से। न्यू बुक में नहीं, ओल्ड बुक में, तो ये वहां से पैसेज उठा लिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं 79, इट कैन बी इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट ऑथर थिंक्स ए has successfully brought a balance between the world's command of material thing and a harmonious world society। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। बी ए साइंस brings happiness, goodness, beauty, adventure, बिल्कुल नहीं। सी a good personal life can be achieved by recognizing the nature of values and their degree of importance। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन यहाँ पर जो जोर दिया जा रहा है वो सी ऑप्शन। 20 according to the author science is connected primarily with things that can be dash, that can be ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जर्व, मेजर्ड एंड ट्रीटेड मैथमेटिकली। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज। बाकी देखो फिजिक्स के पोर्शन भी यहाँ पर है इसके अंदर। फिजिक्स में जो बीएसएन का टेस्ट आया एसटीएस का इस बार, तो ये सारे पेपर्स हमारे पास कंप्लीट, ये आपने देख लिया बेटा। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए, बाकी तमाम 10 ईयर्स के पेपर चाहिए बीएसएन की तैयारी के लिए बेटा, ये व्हाट्सएप नंबर है 0300215227, मुझे व्हाट्सएप करें। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम तरह के प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर। तो दिस वाज सर नसीम जुल्फिकार, योर मेंटोर। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।